हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु एवं अणुओं की बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो चलिए आज इसके और कुछ क्वेश्चंस को हम करें। तो बच्चों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अपने लास्ट सेशन के क्वेश्चन आंसर्स को, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट सेशन में देखे हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी, और रिक्त स्थानों की पूर्ति किसके द्वारा होगी? आपकी जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड या आपका करेक्ट वर्ड होगा उसके द्वारा फिलअप्स यानी कि जो खाली स्थान है उसको भरा जाएगा। ओके, तो क्या कह रहे थे? इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द सम ऑफ द मासेस, यानी कि जो द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है किसके? अभिकारकों के। और जो आपके उत्पाद होते हैं उनके वो क्या रहते हैं? रिमेन अनचेंज, मतलब अपरिवर्तित रहते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है आपका? इसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया? सिंपली किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल जो द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, सेकेंड है आपका अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ एटम यानी कि आपके परमाणुओं का समूह, और उन परमाणु या परमाणुओं के समूह में जब आपका क्या आएगा? किसी भी प्रकार का चार्ज यानी कि आवेश आता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि बहुपरमाणविक आयन। ओके, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CA3PO4 होल टॉइज। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया था इस प्रकार, 310 आया था। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड दैट ऑफ अमोनियम सल्फेट इज NaH होल टॉइज NH4 होल टॉइज SO4। ओके, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड मॉलिक्यूल बाय केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र के द्वारा उनको दिखाया जाता है। 6 है आपका द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स। कंबाइनिंग पावर यानी कि जो संयोजन शक्ति होती है किसी भी तत्व की, उसको उसकी क्या कहा जाता है? संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। ओके, कोई भी आपका एटम है यानी कि परमाणु है और परमाणुओं का समूह है जिसमें कि आपका किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको आयन कहा जाता है। The volume occupied by 1 mole of a gas under standard conditions of temperature and pressure is called molar volume. Okay, molar volume क्या है? एक मोल गैस जितना भी आयतन आपका क्या कर रही है? घेर रही है। ठीक है, वही उसका क्या है? मोलर वॉल्यूम है। चलिए, 9th आपका द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के या किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितनी संख्या में आपके परमाणु उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की आपकी एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4e। जब इसको एटॉमिसिटी कहा जाता है तो जैसे ये एक आपका कंपाउंड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है, उसकी एटॉमिसिटी बताइए, यानी इसमें कितनी संख्या में आपके एटम्स उपस्थित है। तो कितने हैं? 2 आपके हाइड्रोजन के हो गए, एक सल्फर का हो गया 3, और 4 किसके हैं? ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, तो 7 क्या है? इसकी परमाणुकता है। आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड, ये हमने देखा था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन विच के नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट इज कॉल्ड परमाणु और एटम। सेकेंड था आपका विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो किस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चला था? वो था आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर होता है लगभग, तो वो हम 1 AMU के लगभग उसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डू द स्पीसीज? स्पीसीज थी आपकी यहाँ पर 1A3 और 2B3।
ये इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, तो ये दोनों क्या कहलाता है, आइसोबार्स कहलाते हैं, यानी समभारिक, जिसमें कहा जा रहा था कि इनके भार क्या है, परमाणु के समान है। 3-3 लिखा गया है ऊपर, जो कि क्या है, परमाणु के भार है, और नीचे 1 और 2 जो लिखे गए हैं वो क्या है, परमाणु के क्रमांक है। नेक्स्ट था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा गया था, HCO3 निगेटिव, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का सल्फेट जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल ट्वाइस, ओके। देन व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, ये हमने कैलकुलेट भी किया था, 111 U आपका आया था। और दूसरा व्हाट इज द मास ऑफ मोल्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2O, दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम, ओके। चलिए, तो इतना हमने लास्ट सेशन में यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे। इसके बाद हम आज कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, ओके। चलिए, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहा जा रहा है, कौन सा पोस्टुलेट है आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, जो क्या बताता है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताता है। ऐसी कौन सी उसकी अवधारणा थी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट ऐसा है जो इसके बारे में बताता है। तो आंसर है आपका, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए, किसी भी दिए गए यौगिक के लिए आपके जो रिलेटिव नंबर्स हैं और काइंड्स, प्रकार हैं उसके, किसके, परमाणुओं के, वो कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। यानी कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी जो आपका क्या होता है, परमाणु होता है, तो परमाणु, ठीक है, परमाणु को ना तो क्या किया जाता है आपका, यहां पर एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार, या हम क्या कहते हैं, संरक्षित रहते हैं, जिसका मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल रहा होगा, दूसरे कंपाउंड के, कंपाउंड चेंज हो जाते हैं ना आपका। एक ही यौगिक है सपोज आपके पास कोई, वो दूसरे से अभिक्रिया करके कोई और ही यौगिक बना रहा है, लेकिन इस पूरी अभिक्रिया में क्या होता है आपका, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ one atom of carbon 12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जब हमने कहा कि हमें एक एटॉमिक मास यूनिट की आवश्यकता थी, AMU की आवश्यकता थी कि वो होगा क्या, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट आपका क्या होता है, एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 यानी कि कार्बन का जो समस्थानिक है ना, उसका जो कार्बन 12 वाला समस्थानिक है, उसका एक एटम ले लीजिए, एक कार्बन एटम ले लिया, उसका कौन सा, एग्जैक्टली 1/12 वाला जो पार्ट होगा, दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। क्लियर है। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, ओके। रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम निकालते हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि जो कार्बन 12 का वो एक एटम हमने लिया ना, जिसको हमने क्या कहा कि हम इससे AMU को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये AMU है, तो उससे क्या करके, उससे कोरिलेट करके हम और एलिमेंट्स का क्या देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में, और जो बाकी हमारे अन्य तत्व हैं उनका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो रिलेटिव मास ही होता है। और किसके रिलेटिव, हम देख रहे हैं कार्बन 12 के उस 12th जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, एग्जैक्टली 1/12 जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं।
तो आपने क्या लिया, आपने एक एटम ले लिया, उसके 12 टुकड़े कर दिए, उसमें से हमने एक टुकड़ा उठाया कि अब इसका मास जो होगा उसी को हम रिलेटिव मास मानेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। ओके, चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। तो बच्चों इस प्रकार के अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप कर लेंगे। ओके, यहाँ पर आपका सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है ना वो कौन से तत्व के देखा जाता है, या फिर कार्बन से उसको कोरिलेट करके पूछ सकते हैं कि कार्बन का आपका कौन सा समस्थानिक लिया जा रहा है। तो वहां पर आप क्या कहेंगे, कार्बन 12 का समस्थानिक, जो कार्बन का 12वां समस्थानिक है, कार्बन 12 C12 जिसे कहा जा रहा है, यानी कि उसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है। ठीक है, वो वाला हम कार्बन एटम ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, आपको इतने कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। और कौन सा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि रासायनिक सूत्र लिखने हैं बच्चों इनके। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र लिखने के सारे नियम आपको पता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले आप जितने भी आपके जो कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें जितने आपके तत्व हैं उनके परमाणु के लिए तत्वों के सिंबल लिख लेते हैं, फिर उनकी वैलेंसीज लिख लेते हैं, संयोजकताओं को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे से। जितने आपके क्या पाए जा रहे हैं, दो प्रकार के परमाणु होंगे, दोनों को क्रॉस कर लेंगे। जैसे पहले में आपका सोडियम और ऑक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम और ऑक्सीजन के एटम का सिंबल लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, उन दोनों की संयोजकता, सोडियम का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो क्रॉस कर लीजिए। तो उतने एटम सोडियम के आ जाएंगे जितनी ऑक्सीजन की क्या है, आपकी संयोजकता है। या आप क्या कहेंगे, अब जितनी आपकी सोडियम की संयोजकता है वो किससे कोरिलेट करेगी, ऑक्सीजन से। तो इस प्रकार से आप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, सोडियम जैसे पहला है सोडियम ऑक्साइड, तो इसके लिए सोडियम के लिए Na, ऑक्सीजन के लिए O आ गया सिंबल। इनकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी आती है 1, ऑक्सीजन की कितनी आती है 2, क्रॉस कर दो इस प्रकार। तो आप क्या देखते हैं, Na के साथ 2 आ रहा है तो Na2, ये सोडियम ऑक्साइड का क्या हो गया आपका। तो ये इस प्रकार सोडियम ऑक्साइड का आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। चलिए दूसरा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का आप 3 लेते हैं और क्लोराइड का कितना लेते हैं आप, क्लोराइड का 1 लेते हैं। क्लोरीन का आपको पता है ना 1 होता है वैलेंसी, तो एल्यूमिनियम का 3 हो गया, क्लोरीन का 1 हो गया, तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम का 3, क्लोरीन का 1। ठीक है, प्लस माइनस आप कर देते हैं, इसका +3 इसका -1। ओके, क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl3। ओके, सोडियम सल्फाइड की बात की जा रही है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेते हैं, सारे कंपाउंड्स के जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, द फॉर्मूले आर, फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ये हमने अभी किया तो क्या हो गया, Na2O हो गया। ठीक है, पहले हमने सिंबल लिख लिया, फिर हमने उनके चार्जेस, या फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, वैलेंसी भी लिख लेते हैं। ओके, फिर हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात की, एल्यूमिनियम के लिए 3 आया, Cl के लिए 1 आया, तो AlCl3 फॉर्मूला हो गया। सोडियम ऑक्साइड देखा हमने यहाँ पर, तो सोडियम सल्फाइड देखा यहाँ पर हमने, तो सोडियम सल्फाइड आपका क्या होता है, Na, और आपका S आ जाएगा सल्फर के लिए। तो इस प्रकार सल्फर के लिए 2 आता है और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो क्रॉस कर देंगे तो Na2S क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, ये थर्ड वाला। चौथा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के लिए Mg आता है, हाइड्रो ऑक्साइड की हम वहां पर चार्ज या वैलेंसी देखते हैं, वो कितनी होती है 1, तो फिर क्रॉस कर दिया हमने, तो Mg का क्या हो गया 1 और OH का होल ट्वाइस। ओके, MgOH होल ट्वाइस, ये क्या हो गया, ये इन कंपाउंड्स के क्या हो गए आपके केमिकल फॉर्मूले हो गए। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे।
तो बच्चों इस प्रकार अगर आपको किसी भी कंपाउंड यानी कि यौगिक का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, बनाने को कहा जाता है, तो आप बना लेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने सिंबल लिख लिया कि जो जो उसमें एटम है जिस जिस तत्व के हैं उनके सिंबल लिख लीजिए। उनके ठीक नीचे उनकी वैलेंसीज हम लिख लेते हैं यानी कि संयोजकता, और फिर क्या करते हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं, और क्रॉस करके फिर हम क्या सूत्र अपना तैयार कर लेते हैं। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H2 NH3 CH3OH। तो इनका क्या करना है आपको, इनका आपको मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार करेंगे, जो आपका अणु है उस अणु में कितने परमाणु हैं, उन सारे परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान का योग निकाल लीजिए, वो आप क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अणु है कितना, एक अणु है हाइड्रोजन का। मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है, एक मॉलिक्यूल के मास यानी कि एक जो अणु है ना उसका द्रव्यमान बताइए कि उसका वजन कितना है। हम वजन की बात कर रहे हैं, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का। इस एक मॉलिक्यूल में आपके दो हाइड्रोजन के परमाणु यानी कि एटम उपस्थित है। ठीक है, एक अणु है, एक अणु में दो परमाणु है, उन दो परमाणु के मास का यानी द्रव्यमान का हम क्या कर देंगे, योग निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो H2 में तो बताइए H2 के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक एटम की बात कर रहे हैं तो वो होता है 1, तो 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 2U हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें आपके दो एटम है, एक एटम का मास होता है 16 और दो के लिए 16 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 32U हो गया। आगे क्या है, Cl2 है, CO2 है, एक और बता देती हूँ जैसे CH4 है। ठीक है, CH4 के लिए कार्बन का आपका एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितने एटम है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 16U। ठीक है, तो इस तरीके से किसी का भी मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल है या फिर आप क्या कह रहे हैं अलग अलग एलिमेंट मिल करके इस प्रकार के अगर कंपाउंड्स बनाते हैं यौगिक, तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमने कई क्वेश्चंस में देख लिया है किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। जितने भी आपके एटम हैं वहां पर उन एटम्स के सम्स को प्लस कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपका मॉलिक्यूल का पूरा मास मिल जाएगा, जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U होती है, और अगर आप इसको G में लिखते हैं तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है या मोलर मास भी कहते हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से सबका हमने क्या निकाल लिया है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। हाइड्रोजन का ले लिया है 2U, ऑक्सीजन का मैंने बता दिया था 32U, क्लोरीन के एक एटम का 30.5 होता है, दो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 71U आ गया। CO2 के लिए कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, 16 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, एक एटम का 16 है ऑक्सीजन के, तो दो एटम का निकालना है तो 2 से प्लस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 12 प्लस 32 44U, CH4 का 16U हमने निकाला, C2H6। तो अब यहाँ पर कार्बन के भी दो एटम हो गए, तो कार्बन के 12 जो एटॉमिक मास है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे उसमें क्या, जो आपका H है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार किया आपने, तो आपका टोटल कितना हो गया 30U हो गया। फिर C2H4 उसका भी इसी प्रकार किया, NH3 का निकाला, CH3OH यानी कि जो आपका मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल जिसे आप कहते हैं उसका भी आपने, ये सारे क्या है मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे सारे मॉलिक्यूलर मासेस। तो बच्चों इस प्रकार जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं क्या किया जाता है, जितने अणु हैं ना आपके, उन अणु में आपके जितने परमाणु उपस्थित हैं वो आपके एक ही तत्व के हो सकते हैं या अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सबका योग निकालेंगे, परमाणुओं के
द्रव्यमान का योग, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो हो आपका होता है ना, वो हमेशा एक मॉलिक्यूल की बात करता है कि इस एक मॉलिक्यूल में देखिए कितना उसका जो द्रव्यमान है वो आ रहा है। ठीक है, और द्रव्यमान किस किस का होगा, जो वो मॉलिक्यूल है वो जिन जिन चीजों से मिलकर के बना हुआ है उन सभी का द्रव्यमान होगा। जैसे हम सिंपली अगर हम वाटर की बात करें, वाटर लेते हैं हम, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बार बार आता है केमिस्ट्री में वाटर। तो वाटर क्या है, H2O। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसके मॉलिक्यूल में यानी एक अणु में क्या क्या है, एक अणु में दो तो हाइड्रोजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो तीन परमाणु हो गए। अब तीनों परमाणु का जो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, उसका सम कर लीजिए यानी जोड़ कर लीजिए उसका, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, दो हाइड्रोजन है तो दोनों को जोड़ लो, एक धन एक, फिर उसमें धन क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान वो कितना है आपका, वो है 16, तो कितना हो गया 1 1 16 18 यू हो गया। तो यही तो आता है, और शॉर्ट फॉर्म में आप कभी कभी क्या करते हैं 1 into 2 कर देते हैं, क्यों कि एक आपके एक एटम का है तो दो एटम है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16, तभी आपका 18 यू आएगा। तो यही तो करते हैं आप लोग, जैसे आपने यहाँ पर किया CH4 था तो कार्बन का एक से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कार्बन एक ही परमाणु है और आपका हाइड्रोजन के चार परमाणु है यहाँ पर, तो इसलिए आपने यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई किया एक को। ओके, इसी की जगह आप क्या कर सकते हो, इसी की जगह 12 12 को प्लस किया, कार्बन का एटॉमिक मास, उसके बाद चार हाइड्रोजन, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास, तो चार हाइड्रोजन के एक धन एक धन एक धन एक। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 12 13 14 15 16 यू। तो इसको इतना लंबा ना लिख करके शॉर्ट में आप इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार। ओके, समझ रहे हैं क्या किया जा रहा है, चलिए नोट करिए इसे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मास ऑफ, इसका क्या द्रव्यमान होगा, किसका, पहला बताया है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के 0.2 मोल की बात की जा रही है, और दूसरा 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका 0.5 मोल का क्या बताना है आपको, मास बताना है, यानी कि द्रव्यमान बताना है। यानी मोल, एक मोल ऑक्सीजन का आपके पास होता है तो जो एक मोल ऑक्सीजन का है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आधा मॉलिक्यूल का कितना होगा, आधा मोल का, वहीं 0.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और वाटर के केस में आधा मोल का की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.2 मोल है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 आपका ग्राम होता है, 16 यू जिसे आप कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, एटम की बात की है यहाँ पर, ओके, एक एटम की। और वहीं पर दूसरा कहा जा रहा है वाटर की, तो वाटर का आपका 18 होता है, अभी हमने निकाला था पहले 18 यू, और मोलर मास की बात करेंगे तो ग्राम में व्यक्त करेंगे, यानी कि 18 ग्राम। ठीक है, उस 18 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो इस प्रकार अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मोल बताए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, अगर यहाँ पे 0.2 की जगह 3 मोल्स होता है कि 3 मोल्स में बताओ भाई कि कितना मास होगा 3 मोल का, तो इस 16 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो ये कितना हो जाता 48 ग्राम हो जाता। वाटर की बात करें यहाँ पर, आप अगर 2 मोल कह रहे हैं वाटर के कि 2 मोल का मास बताओ, तो फिर कितना हो जाता है 18 ग्राम को मल्टीप्लाई कर लेते किससे, 3 से। ठीक है, तो ये हो जाता है 54 ग्राम। तो इस प्रकार आप क्या निकाल लेते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपके पास या तो मॉलिक्यूलर मास है या फिर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है, जो कि बहुत अच्छे से सिखाया गया है आपको, तो इस तरीके से आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं कि इतना मोल है, तो उस मोल से भी आप फिर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका,
write down the symbols of first 20 elements of periodic table। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपके पहले 20 एलिमेंट्स आते हैं ना, पहले 20 तत्व, उनके सिंबल आपको लिखने। चलिए लिखते हैं। एलिमेंट्स और उनके सिंबल यानी कि प्रतीक, इधर भी एलिमेंट्स और उनके सिंबल। सबसे पहला आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर आपका क्या आता है लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, फिर क्या आता है आपका, फिर आता है बच्चों कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। सिंबल की बात करेंगे, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He आता है, लिथियम के लिए Li आता है, बेरिलियम के Be आता है, बोरोन के लिए क्या आता है B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। ऑक्सीजन के बाद आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए आपका F आता है, ठीक है। उसके बाद इसको नोट करेंगे एक साइड से जल्दी से। नियॉन, नियॉन का आता है Ne। उसके बाद आपका हो गया सोडियम, सोडियम का Na, ठीक है। तो यहाँ तक 11 एलिमेंट्स का हमने लिख लिया है। ये आपका 11वां तत्व हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 तत्व हो गए। बाकी के जो 9 एलिमेंट्स आएंगे उनका आपको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, ठीक है, होमवर्क में। ओके, तो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, राइट सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ 12 to 20 एलिमेंट्स, यानी कि परमाणु क्रमांक 12 से 20 तक के तत्वों का क्या लिखना है, आपको सिंबल लिखना है। ओके, ये होमवर्क में 11 तक हमने बता दी है कि क्या क्या सिंबल है। ओके, चलिए जल्दी से होमवर्क नोट कीजिए। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स किए इस थर्ड चैप्टर के, और अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए और अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।